सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी से। ठीक है। सो अब ये सब बोलने का जरूरत है नहीं मुझे कि ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं। दिस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हम लोग की एनसीईआरटी में एटलीस्ट ऊपर ऊपर से हमको क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या पढ़ना है, जस्ट ये चीज पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में जो चार्जेस है उसके वजह से फोर्स फील्ड और पोटेंशियल जो आता है वही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज जो वर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर। एम्बर एक इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन। ठीक है। उसके बाद चार्जेस का बेसिक प्रॉपर्टी वो सबको पता है क्या है। लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसको पोलैरिटी बोलते हैं। द पोलैरिटी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस, सॉरी, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है। जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बोलते हैं ना, वो टर्म होता है, उसको पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नाम किसने दिया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। फिर यहां पे और चीज पूछ सकते हैं कि द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज कर लो कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है। एक बॉडी बी है, तो इन दोनों को आपस में हमने रब किया। तो रब करने के बाद ए में पॉजिटिव चार्ज आया और सपोज बी में नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है। तो ए में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बी में उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ए और बी को अगर हम लोग वापस में कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्या होगा कि ए और बी एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद वो चीज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। ठीक है। इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्जेस acquired by the objects neutralizes each other। ठीक है। न्यूट्रलाइजेस और नलिफाई ईच अदर। ठीक है। ये तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इट इज ए सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है। एक बॉडी में कितना चार्ज है, कम चार्ज है कि ज्यादा चार्ज है, वो कौन टेस्ट करता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। तो अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है, मतलब अगर 1 मार्क्स के लिए आया कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया, पर 3 मार्क्स के लिए अगर आ गया, वर्किंग के बारे में पूछ लिया, तो ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला ड्रॉ करने से अच्छा ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रोस्कोप के डायग्राम है। ठीक है। और ये काम, इसमें काम क्या होता है, मतलब कैसे ऑब्जर्व करते हैं चार्ज के बारे में, तो इसके लिए ये सेंटेंस आप लिखें तो काफी है। द द डाइवर्जेंस इन द लीव्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन देम। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये जो लीफ है ना, ठीक है, यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है, अगर चार्ज कम होगा तो ये ज्यादा रिपेल होगा। ठीक है, ज्यादा खुल जाएगा, और चार्ज कम होगा तो कम खुलेगा। ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे अपने आप को एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ना। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिपल होगा, चार्ज जितना कम होगा उतना कम रिपल्शन होगा। तो वही लिखा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब क्या है? तो ये है डाइवर्जेंस। ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो देखो, बेसिक डेफिनेशन जो है कि कंडक्टर करंट को पास करने देता है, इंसुलेटर नहीं करता है, वो तो लिखना ही है। ठीक है। दोज which allow electricity to pass through them are called conductors। ठीक है। they have electric charges that are free, comparatively free to move inside the material। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? मेटल हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल बॉडीज हो गया, अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ठीक है। जो नॉन मेटल्स है वो है इंसुलेटर, उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है। और एक चीज आपको लिखना है कि अगर कंडक्टर में आपने चार्ज दिया ना, तो पूरे कंडक्टर में चार्ज सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire surface of the conductor। ठीक है। बट इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में जहां दोगे वहीं पे आएगा।
ठीक है। इफ सम चार्ज इज गिवन टू इज पुट टू एन इंसुलेटर, ठीक है। क्या हो गया, पेन क्यों चल रहा है? सो if some charge is put on an insulator, it stays at the same place, ठीक है। इंसुलेटर में चार्ज आप जहां पे रखोगे वहीं पे रुक जाएगा, बट अगर कंडक्टर होगा तो पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टेल्स अस व्हाई नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन कोमिंग ड्राई हेयर और रबिंग, बट ए मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेटल आर्टिकल अगर उसमें अगर चार्ज आ गया तो हम तो उसको आर्टिकल को पकड़े हैं, वी आर कंडक्टर, तो वो चार्ज अर्थ में लीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज कि द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग के बारे में पूछ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग प्रोवाइड्स ए सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। तो अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। फिर आगे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है, चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। मतलब चार्जिंग का हम लोग किस तरह से चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है। चार्ज करने के लिए एक हो गया कि चार्जिंग, एक हो गया बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक हो गया बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में ले आया तो चार्ज यहां से वहां चला गया, फ्रिक्शन मतलब रब किया, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है वो हो गया इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया था प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज, तो वो आपको डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। ये फिगर अगर ये फिगर ड्रॉ तो नहीं करना, बट ये फिगर समझ गए तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे यार अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो काफी है। एक प्रॉपर्टी हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब बेसिकली क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को जब ऐड करते हैं तो डायरेक्ट मतलब जैसे अगर आपके पास चार्ज है, सपोज कर लो जो कि आपके पास चार्ज है 1 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम, तो अगर पूछते हैं कि टोटल चार्ज कितना है तो दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, सो दैट इज इक्वल टू -1 माइक्रो कूलम होगा। तो मतलब या फिर आपके पास चार्ज है 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम, तो टोटल चार्ज कितना है 1 + 2 मतलब 3 माइक्रो कूलम। तो चार्ज को जब जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं ना वैसे ही ऐड करना है, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हो गया कि चार्ज इज कंजर्व्ड, कैसे सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। सो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन में ये चीज, चार्ज ऑन ए बॉडी इज मल्टीपल ऑफ n टाइम्स ई। n क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ यहाँ पे, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फैराडे से, बट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ था किससे, मिलिकन से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया, मिलिकन ने। डिस्कवर किसने किया, फैराडे ने, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। बट कूलम का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, 1 कूलम इज दैट चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर, ठीक है। बट ये डेफिनेशन आपको नहीं लिखना है, और एक कूलम्स लॉ के में 1 कूलम का डेफिनेशन है वो वाला लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये भी निकालते हैं कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज ऑफ -1 कूलम। ये कहां से निकलेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब Q इज इक्वल टू NE, वहां से निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये स्टेटमेंट कि मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर करते हैं, ठीक है। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद चार्जेस दैट आर enormous, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा, ठीक है, enormous compared to the magnitude of charge of electron, ठीक है। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values, ठीक है। Thus, at macroscopic level, quantization of charge has no
practical consequence and can be ignored. ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ कब वैलिड है? ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज के लिए, मतलब दो कंडीशन होनी चाहिए। एक हो गया कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, दूसरा है कि चार्ज स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जब होंगे तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, और कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इट इज force between the charges is inversely proportional to square the distance between the charges and directly proportional to the product of magnitude of the charges of the two charges। ठीक है, और एक चीज लिखना है यहाँ पे कि and acted along the line joining the two charges। ठीक है, acted along the line joining the two charges, उसके बेसिस पे हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखते हैं F is equal to k q1 q2 by r square। ठीक है, अच्छा यहाँ पे के का वैल्यू कितना है? के इज 9 to 10.9। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में। तो यहाँ पे वन कूलम को डिफाइन किया है। वन कूलम इज दैट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 to 10.9 न्यूटन। सो वन कूलम का अगर डेफिनेशन आता है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, जो कूलम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के था, अगर फ्री स्पेस है तो के का वैल्यू 1/4 होगा। तो उनकी उस केस में हम लोग एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 Q1 Q2 by r square। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आ गए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब हाँ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने 1.6 देख लिया। ठीक है, दो एग्जांपल है, एग्जांपल 1.7 भी है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q एट ए पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, जो यहां पे जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के लिए इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो एप्लीकेशन आएगा कि मतलब 2-3 चार्ज है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सिर्फ आप ये पढ़ लें, ये काफी है कि द फील्ड पिक्चर इज द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with speed of light, reach Q2 and cause a force on Q2। मतलब अगर दो चार्ज है Q1 Q2, तो Q1 को अगर मैं Q2 की तरफ ले जाऊं और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 को Q2 की तरफ ले जाऊंगा तो ये Q2 एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? जब मैं Q1 को मूव कर रहा हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंच रहे हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया कि यहाँ पे जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, तो थ्योरी उन्होंने डिस्कस नहीं किया है बट डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर ये फील्ड लाइंस किसने आइडेंटिफाई नाम दिया था? फैराडे ने नाम दिया था। फैराडे कॉल्ड देम एज
लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस आर a way of pictorially mapping electric field around a configuration of charges। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, मगर सिर्फ इतना ही लिखना काफी नहीं है, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इट इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये चीज भी लिखना है। ये इनफैक्ट दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ, अगर ये तो आपको लिखना ही है, पहले वाला चीज ना भी लिखे तो ये चीज लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको ये डायग्राम्स प्रैक्टिस करना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस केस में ही तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए है, पहला वाला जो डायग्राम है, Q ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। Q लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दी हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट ये देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करते, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ठीक है, फिर आगे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो एरिया वेक्टर है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देख लेना, पेज के नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि इट विल नॉट बी प्रॉपर टू से दैट नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। ठीक है, ई डेल्टा एस इज नॉट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस ए। ट्वाइस ए जो होता है वो लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है। द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। Length of the dipole is always measured from negative charge to positive charge. Midpoint of the location of minus q to plus q and plus q is called center of the dipole. ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का, दिस डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल फॉल्स फास्टर एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, बट डाइपोल के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फास्ट डिक्रीज होता है डाइपोल के लिए। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन एंड, ठीक है, तो ये आपका एक्सियल लाइन का है और यहाँ पे आपका है इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, तो यहाँ एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ये फॉर्मूला अलग से भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और चीज पढ़ लेना इसको कि पॉइंट डाइपोल क्या होता है। लिमिट व्हेन डाइपोल साइज approaches 0 and the charge q approaches infinity। ठीक है, such a dipole is referred to as point dipole। so point dipole का कंडीशन क्या है कि जब डाइपोल का साइज वो छोटा होगा और जो चार्ज होंगे वो बहुत बड़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, बट टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज QE टाइम्स ट्वाइस ए साइन थीटा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, बट अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, इफ द फील्ड इज नॉट मतलब यूनिफॉर्म, तो इन दैट केस नेट फोर्स विल नॉट बी 0। ठीक है, और टॉर्क तो निकलेगा ही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर दो केस दिए हुए हैं कि अगर P पैरेलल टू E है तब क्या होगा, और P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डी पैरेलल टू E है तब क्या होगा। ठीक है, तो एक केस में डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, और दूसरे केस में व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपका डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर आपका ये चीज सिर्फ टर्म्स आपको जानना काफी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर आगे हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ जो फ्लक्स है 1/epsilon टाइम दिस फाइज द फ्लक्स, इट इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज q टाइम्स 1/epsilon। ठीक है, यहाँ पे q क्या है, q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग गॉस लॉ, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, सॉरी 6 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आपको क्या क्या पढ़ना है, रेड लाइन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, फील ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ई इक्वल टू लैम्डा बाई ट्वाइस बाय एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आपका आ सकता है। ठीक है, ई इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ लैम्डा इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ लैम्डा इज नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब है चार्ज पॉजिटिव तो ई आउटवर्ड है, चार्ज नेगेटिव तो इनवर्ड, ही तो हमको पहले से पता ही है। ठीक है, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, so again E is directed away if sigma is positive and towards the plate if sigma is negative। यहाँ पे E is also independent of x, मतलब E फील्ड के पास, मतलब प्लेट के पास, वो प्लेट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, तो आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो होलोस्फेयर अगर है, ठीक है, तो होलोस्फेयर अगर है तो चार्ज तो सरफेस पे होगा, चार्ज सरफेस पे होगा, तो उस केस में अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।